हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। आज मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रही हूँ गवर्नमेंट स्कीम की। बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले आपके, चाहे यूपी पीसीएस आप प्रीलिम्स दे रहे हो या मेंस देंगे, ठीक है। और आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस, यूपीएससी, सारे एग्जाम जिसमें गवर्नमेंट स्कीम आता है, आजकल सारे एग्जाम में ही आता है क्योंकि ये करंट के अंतर्गत आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, सेक्शन वाइज दिया हुआ है। ये विजन आईएएस की है, 2024 की है गवर्नमेंट स्कीम। अगर आपको पढ़ना है तो आप नई वाली ही पढ़िए, ठीक है। पुरानी इसमें क्या है, सारा कुछ दिया है। तो भाग 2024 का एक है इसमें, मतलब 2024 तक की जितनी स्कीम है अभी तक की, सारा कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत जो स्कीम आती है, यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत जो आती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, और भी सारा है। मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, कम्युनिकेशन है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, और भी बहुत सारा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यहाँ पे, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, सारा यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका ले लीजिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल, मत्स्य संपदा योजना, पशुपालन, ये सब वगैरह। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है हम लोगों का यहाँ पे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये इसके अंतर्गत जितनी स्कीम आएंगी वो हम लोग देखेंगे। तो पहले यहाँ पे है कृषि अवसंरचना कोष, यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो एआईएफ, ये स्कीम की स्थापना कब हुई है? तो देखिए अवधि जो है, बजट अगर यहाँ पे देखिए कब तक ये रहेगी, तो ये 2024 में इसकी स्थापना, ये 2032 से 33 तक ये स्कीम चलेगी, ठीक है। अब जो स्कीम अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट दो तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक, कि जो वो स्कीम पढ़ रहे हैं, जो योजना पढ़ रहे हैं, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है, कब लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब ये कब से कब तक चलेगा, ठीक, ये चीज है यहाँ पे, कब तक चलेगा। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है कि मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है तो कौन सी एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो कार्यान्वयन एजेंसी होता है वो कौन सा कर रहा है, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि ये केंद्रीय यहाँ पे क्षेत्रक योजना है, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये देश में कृषि अवसंरचना में मौजूदा जो अवसंरचना संबंधी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, जो एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो में जो कमी है उसको दूर करने के लिए, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। ये जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सॉरी, केंद्रीय क्षेत्रक योजना है ना। ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और यहाँ पे एजेंसी अगर बात करते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, कार्यान्वयन जो एजेंसी है वो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यानी यहाँ पे नाबार्ड है, ठीक है। नाबार्ड बैंक है, ये याद कीजिएगा। तो यहाँ पे है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है, ये भी याद कीजिएगा। अब यहाँ पे अवधि कब से कब तक रहेगा, तो 2032 से 33 तक ये रहेगा। तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। देखिए इसमें बहुत सारे स्कीम दिए हुए हैं, हम लोग वही पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी। अब यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे प्रमुख लाभार्थी देख लेते हैं तो कौन कौन इसके अंतर्गत आएंगे। तो देखिए यहाँ पे किसान आएंगे, प्राथमिक कृषि एवं ऋण समितियां आएंगी, किसान उत्पादक संगठन आएंगे, एफपीओ, ठीक है, फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आएंगे। और यहाँ पे राज्य एजेंसियां, कृषि उपज विपणन समितियां आएंगी, एपीएमसी आएंगी। और यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत जो समूह है वो भी इसमें आएगा। तो ये समितियां इसके अंतर्गत आएंगी। अब ये देखिए खत्म हो जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ेंगे, पूरा हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ते ही जाएंगे। अब यहाँ पे आता है 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन का क्या किया गया, गठन किया गया और संवर्धन किया गया। तो फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, एफपीओ का फुल फॉर्म भी है, ये भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का फुल फॉर्म है। इसमें क्या याद करने वाला तथ्य है वो याद कर लेते हैं। ये क्या है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, सदस्यों के लिए इकोनॉमी ऑफ स्केल और बाजार पहुंच में सुधार करना। तो जो सदस्य है उनके लिए इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल यहाँ पे, और क्या है, बाजार पहुंच में क्या करना, सुधार करना। अब यहाँ पे क्या किया गया है, नए किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया 10,000। क्यों किया गया है, क्योंकि इनका इकोनॉमिक ऑफ स्केल हो जाए, अच्छा हो जाए, और यहाँ पे बाजार में पहुंच में उनकी सुधार हो।
एफपीओ के सदस्यों की न्यूनतम संख्या मैदानी क्षेत्रों में 300 होगी और पूर्वोत्तर और मतलब कि नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, आपका पूरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, मेघालय, एएमटीएम पूरा आ जाएगा, यहाँ पे नागालैंड, ये सब एरिया आ जाएगा। और पहाड़ी क्षेत्र जो है उसमें कितनी होगी, 6 होगी। तो पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्र में 100 होगी, और जो मैदानी क्षेत्र होगा उसमें कितना होगा, उसमें 300 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे जो टारगेट है ये देख लेते हैं, 2027-28 तक 10,000 नए एफपीओ का गठन करना, उसका संवर्धन करना, ये टारगेट है 10,000 एफपीओ का, जो अभी स्थापना हुआ है, नए किसान उत्पादन संगठन का स्थापना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसको आप लोग डबल स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, ठीक है, अभी न्यूज में चल रहा है। क्यों पीएम किसान न्यूज में चला, प्रधानमंत्री जब अपना शपथ ग्रहण पूरा किए, मतलब पद ग्रहण किए, सबसे पहले उन्होंने ये पीएम किसान के लिए ही किया, ठीक है। पीएम किसान के लिए क्या, जो यहाँ पे पूरा है ना, देखिए पहले देख लेते हैं, पीएम किसान के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त की राशि उन्होंने जारी की। और क्या है यहाँ पे स्मरणीय तथ्य देखते हैं, तो योजना के उद्देश्य क्या है, अलग अलग कृषि आदानों की खरीद के लिए सभी भूमि धारक किसानों को वित्तीय आवश्यकताओं को यहाँ पे पूरा करना। ये क्या है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, ठीक है। कुछ अपवादों को छोड़कर सभी भूमि धारक को, यहाँ जो धारक के किसान है, मतलब ऑल लैंड होल्डिंग जो फार्मर है, उनको क्या मिलेगा, उनको 3 किस्त में 6,000 रुपए मिलेगा, तो 2-2 हजार करके उनको मिलेगा, ठीक है। तो यही अभी आया है तुरंत ही उनके पद ग्रहण करने के बाद। तो किसानों को प्रतिवर्ष प्रत्येक 4 महीने पे, तो 4 महीने पे 2,000 मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक 4 महीने पे तो 3 बार में 2-2 हजार करके तो 6,000 रुपए मिलेगा, 3 समान किस्त मिलेगी, ठीक है। तो 4 महीने पे कितनी 3 समान किस्त मिलेगी, 4-4-8 हो गया, 4-3 यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 महीने में 3 बार इनको मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा। अन्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे अन्य उद्देश्य में देखते हैं, तो पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना, और परिवार की परिभाषा में पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे भी इसमें क्या है, शामिल हैं, ठीक है। ये पूरा है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से किसान नहीं आएंगे, ये चीज देख लीजिए कि कौन कौन लोग नहीं आएंगे, किसान परिवार जिन्हें योजना से बाहर किया गया है। तो किसको बाहर किया गया है, शासन के तीनों स्तर पे पूर्व और वर्तमान विधि निर्माता जो है उनको यहाँ पे क्या किया गया है, इससे मतलब इसको इसका लाभ नहीं मिलेगा उनको 6,000 का। संवैधानिक पद और पूर्व में वर्तमान में, मतलब पूर्व में जैसे रिटायर हो गए हैं या तो इस टाइम में भी है संवैधानिक पदों पे, उनको नहीं मिलेगा। यहाँ पे सभी संस्थागत भूमि धारक जो है, संस्थागत ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन टाइप अगर भूमि धारक है तो उनको नहीं मिलेगा। पेंशन भोगी हैं जिनकी मासिक पेंशन कितनी है, 10,000 है रुपए या उनसे अधिक है, उनको ये नहीं मिलेगा। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम के सभी सेवारत जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको नहीं मिलेगा। डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशेवर लोग हैं उनको भी नहीं मिलेगा, और पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्तियों को भी नहीं मिलेगा। तो ये पूरा है। और देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं एक लेकर के आऊंगी, जिसमें क्या होगा, सारे जितने इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि ईयर सीधे सीधे पूछता है एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन उससे आ जाता है मैच करने के लिए, वो आपको टेलीग्राम पे भी मैं नोट शेयर कर दूंगी, उसके 1 से 2 पेज तक होगा, और उसको मैं पढ़ा भी दूंगी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी डिटेल में पढ़िए, क्यों, क्योंकि यूपी पीसीएस में आरओ में जब कथन कारण आता है तो उसमें डिटेल में देता है, ठीक है। तो 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, एक तो आपका एक फिक्स है क्वेश्चन कि आपसे पूछेगा पीएम किसान कब लॉन्च हुआ, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुआ, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इस टाइम में चल रहा है, वो ये चल रहा है कि आपको कथन कारण देगा, आपको यहीं से स्टेटमेंट उठा के देगा, तो इसको आपको, इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। आप सोचिए बस सन रट के चले जाए तो वो काम नहीं बनेगा। क्या उद्देश्य है, किनको मिलता है, किनको नहीं मिलता है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो जो स्मरणीय तथ्य हैं इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आता है, तो पीएमएफबीवाई आता है। इसके अगर स्मरणीय तथ्य में देखें तो यहाँ पे बुआई के पहले से लेकर के कटाई के बाद की अवधि तक व्यापक फसल बीमा यहाँ पे सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे बुआई से लेकर के, मतलब जब आपने खेत में बुआई किया और कटाई से पहले तक का जो रहेगा समय, इसके लिए आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, कराया जाएगा, फसल बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। यह क्या है, केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यानी कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, इसमें होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में कि आप देखिए कुछ हिस्सा किसका रहेगा, सेंटर का रहेगा, कुछ हिस्सा जो है इन्वेस्ट करेगा स्टेट, ठीक है।
तो ज्यादातर 60 और 40 का रहता है, कहीं कहीं 75-25 का भी रहता है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्कीम है, उसमें अलग अलग उस हिसाब से रहता है। तो देखिए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों इन्वेस्ट करेंगे। प्रकृति क्या है, यह योजना कर्जदार किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगी। स्वैच्छिक कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे बाउंड नहीं है, आपको लेना है, मन है तो आप लीजिए, ठीक है, आपका इच्छा है तो आप लीजिए। और ये योजना कर्जदार किसान यानी कि पहले से जिन्होंने कुछ लोन लिया हुआ है कृषि के लिए, ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का यहाँ पे लोन लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, उनको भी इसका इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। लेकिन ये इच्छा से है, उनकी इच्छा पे है, मतलब वो लेना चाहे तो लेके, ठीक है। लाभार्थी क्या होगा यहाँ पे, बटाईदार, काश्तकार किसानों सहित सभी किसान इसके लाभार्थी होंगे, ठीक है। अन्य उद्देश्य में देखते हैं तो अप्रत्याशित घटनाओं में होने वाली जो फसल हानि क्षति, जैसे किसानों की वित्तीय सहायता ये प्रदान करता है। जैसे क्या हुआ कि बाढ़ आ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, ठीक, और यहाँ पे जैसे फसल पूरी पूरी वो प्राकृतिक या बिजली बिजली का जब तार गिरता है तो पूरा पूरा फसल ही जल जाता है। तो इन सब कारणों में, इन सब वजह से जो अगर फसल नष्ट हो रही है तो इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा, ठीक है। नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों और फसल विविधीकरण को यहाँ पे अपनाया गया है, ठीक। और अगर मुख्य विशेषता देखते हैं तो ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एनएआईएस, और यहाँ पे एनएआईएस के स्थान पर इसको लाया गया है। तो किसके स्थान पे लाया गया है इसको, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पहले था, इसी के स्थान पे लाया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इतना अब ये नहीं पूछेगा डिटेल में, आप लोग एकदम एक बार ऐसे देख लीजिए। अब यहाँ पे अगर कवर की बात करते हैं तो ये देखिए, ये तीनों टाइप के फसल को कवर करेगा, चाहे रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो, चाहे जायद की फसल हो। तो रबी, खरीफ और जायद की फसल जो है, ये तीनों टाइप के फसल को यहाँ पे क्या करेगा, कवर करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसल की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, जायद की फसल की बुआई कटाई कब होती है, खरीफ की फसल की बुआई कटाई कब होती है। तो रबी की फसल जो है ये ठंड की फसल होती है, जिसका ज्यादातर यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में इसको क्या किया जाता है, बुआई किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जनवरी फरवरी के आसपास, दिसंबर जनवरी के आसपास की कटाई होती है, ठीक है। और खरीफ की फसल आती है, तो खरीफ की फसल जो है रबी के बाद यहाँ पे खरीफ, खरीफ में क्या होगा, ये गर्मी की फसल होती है, ठीक है। मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है, मतलब वही फरवरी मार्च में, और यहाँ पे अप्रैल मई जून में इसकी कटाई होती है। जायद का फसल जो बरसात, जो गर्मी और ठंडी के बीच का जो मौसम होता है, जैसे कि यहाँ पे ककड़ी होता है, फ्रूट ये सब होता नहीं है, खीरा वीरा होता है, तो ये जायद की फसल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। पानी वाले फल जो कि बरसात के टाइम में होते हैं, तो वो सब इसमें आएंगे। अब यहाँ पे देखिए है कि देखिए अगर फसल देखते हैं तो रबी खरीफ की कवर, जो कवर की गई फसलें, सभी अनाज, मिलेट, इस दालें, तिलहन सब इसमें आएंगे, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे रबी और खरीफ की फसल की इसके अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। जायद का फसल वैसे भी बहुत कम समय के लिए होता है, तो उसके लिए यहाँ पे नहीं है। किसानों द्वारा देय प्रीमियम क्या होगा, अब यहाँ पे ये बीमा है ना, बीमा का मतलब क्या है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस अगर कोई भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको कुछ मिनिमम अमाउंट तो देना पड़ता होगा, ठीक है। चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, चाहे आप किसी का, आपके पास अगर बाइक होगा उसका भी इंश्योरेंस, स्कूटी होगा उसका इंश्योरेंस आप लोग कराते होंगे, तो कुछ मिनिमम चार्ज तो आप देते होंगे, तभी तो आपको, आपकी मान लीजिए बाइक कहीं ठुक गई या स्कूटी ठुक गई तो फिर मिलेगा ना आपको इंश्योरेंस। तो कहाँ से मिलेगा ये, आपने कुछ मिनिमम अमाउंट दिया है, कुछ गवर्नमेंट हेल्प करेगा तो ये मिलेगा ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसान देखते हैं तो शामिल की गई फसलें जो है, प्रीमियम का भुगतान अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे है, जो बागानी फसलें हैं उनके लिए जो बीमित राशि है वो कितना है, वो 5% है। खरीफ की फसल है उसके लिए 2% है, और रबी की फसल है उसके लिए क्या है, यहाँ पे 1.5% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है, इसको याद कीजिएगा कि जो प्रीमियम भुगतान है इसमें अगर बागानी फसल देखते हैं तो 5%, खरीफ की फसल देखते हैं तो 2%, रबी की फसल देखते हैं तो 1.5% है। सरकार द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम अगर देखते हैं तो यहाँ पे 90% पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड यहाँ के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट 90% तक राज्यों के भुगतान करेंगे, और अन्य राज्यों के लिए 50% तक वो भुगतान करेंगे, देंगे, ठीक है। अब ये जो है ये किसके द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर है, तो ये बीमा कंपनियों द्वारा, एपीआर बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित ये दर है। फसल की बीमित राशि अगर देखते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली जो फसलें हैं वो आएंगी, जो कि राज्य और संघ क्षेत्र राज्य यानी यूटी स्टेट और यूटीज न्यूनतम समर्थक मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर राष्ट्रीय औसत उपज का या तो वित्तीय मान या जिला स्तर मूल्य का चयन किया जाएगा। तो किस मान पे लिया जाएगा, एमएसपी पे लिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, या राष्ट्रीय औसत उपज, या तो वित्तीय मान या जिला स्तर पे जो मूल्य का चयन कर सकते हैं, ये इसको किया जा सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे आता है एमएसपी वाली जो फसलें हैं उनको अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बिना एमएसपी वाली फसल पे ये लागू नहीं होता, ये भी याद कीजिएगा। कि बहुत डीप में जाएगा तो ये पूछ सकता है कि एमएसपी वाला कथन कारण में आपको दे देगा कि एमएसपी वाली फसल जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आती है। दूसरा आपको दे देगा स्टेटमेंट भी कि बिना एमएसपी वाली फसल जो है वो भी प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत आती हैं। तो बस केवल एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली जो फसल है के अंतर्गत जितनी फसलें आती हैं वही यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है नेक्स्ट, तो यही यहाँ पे इतना ही बस इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये पूरा हम लोगों ने देख लिया। ये प्रीमियम याद कर लीजिएगा। ठीक है, रवि ऐसे लिख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए रवि सबसे कम होगा, ठंडी की फसल है तो मान लीजिए सबसे कम 1.5%। खरीफ आएगा गर्मी की फसल, उससे ज्यादा आएगा 2% आएगा। ठीक है, और जायद की फसल आते हैं अगर हम लोग, तो जायद की फसल जो है, सॉरी जायद नहीं है, बागानी फसल आएगा तो ये 5% का प्रीमियम रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे खरीफ रबी और बागानी फसल का लिया जाता है। अब यहाँ पे कवरेज करने के लिए कदम, ये सब बहुत डीप में हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मानधन योजना है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फसल बीमा योजना पढ़ा, अभी ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब ये है, इसमें अगर देखें कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद करने वाले हैं, तो ये क्या है, केंद्रीय क्षेत्रक है, यानी कि ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। ठीक है, ये याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि कैसे टाइप की स्कीम है। आपको दो स्टेटमेंट देगा, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, एक सेंटर सेक्टर स्कीम। उद्देश्य क्या है यहाँ पे, लघु और सीमांत किसान जो हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर हैं, उनकी वृद्धावस्था में सुरक्षा करना, उनको प्रोटेक्शन देना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि देखिए यहाँ पे वृद्धावस्था में उनको प्रोटेक्शन देना और जो सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना, इसके लिए ये स्कीम शुरू की गई है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, लाभार्थी की बात करते हैं तो यहाँ पे 18 से 40 वर्ष की आयु के जो वर्ग के लघु और सीमांत किसान रहेंगे, ये याद कीजिएगा कौन से टाइप के किसान आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर आएंगे, ये याद कीजिएगा। ठीक है, जो कि 2 हेक्टेयर तक उनकी कृषि योग्य भूमि के वो स्वामी है। तो कितने, मतलब अगर लैंड होल्डिंग साइज देखें तो 2 हेक्टेयर रहना चाहिए। ठीक है, 2 हेक्टेयर से ज्यादा है तो वो नहीं आएंगे। ठीक, तो 2 हेक्टेयर तक कहने का मतलब है उससे कम भी रहेगा तो वो आएंगे। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, होना चाहिए, तो ये इसके अंतर्गत आएंगे। पेंशन निधि प्रबंधन में क्या होगा यहाँ पे, अगर देखें कि ये कौन इंप्लीमेंट करता है, कौन चलाता है, तो एलआईसी के अंतर्गत ये आता है, जीवन बीमा निगम के अंतर्गत, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत, ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप लोग याद कीजिएगा। अन्य उद्देश्य यहाँ पे देखें तो इसका उद्देश्य जो है वो है लघु और सीमांत वृद्ध कृषक को सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना, उनके पास वृद्धावस्था में आजीविका को निरंतर, जो निरंतर हानि होती रहती है उसके लिए सहायता प्रदान करना, ये इसका क्या है, मेन उद्देश्य है। अगर देखिए अब स्कीम में जैसे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, किनको किनको ये नहीं मिलेगा, इसका लाभ नहीं मिलेगा इस स्कीम का, तो यहाँ पे है नगर नियोजन से पूर्व एवं वर्तमान मेयर, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे उनको नहीं मिलेगा, सभी संस्थागत भूमि धारक होंगे। कुछ कुछ तो पॉइंट है हर में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे संवैधानिक पद पे जो है तो उनको क्या ही कमी है कि उनको मिलेगा, और यहाँ पे जो शासन के 3 स्तर पे अगर देखें तो उनको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखिए पेशेवर में देखें तो ये इसका मतलब क्या है, ए बी ग्रुप, ए ग्रुप बी ग्रुप सी के अंतर्गत आएंगे तो उनको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए पारिवारिक विशेषता में अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे स्वैच्छिक अंशदायी है, मतलब कि स्वैच्छिक का कहने का मतलब क्या है, कुछ उनको हिस्सा देना पड़ेगा, तो उनको जो है वो 55 से लेकर के 200 रुपए तक उनको जमा करना है। इसमें से उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना जमा करते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि साल भर में नहीं, ये मासिक है, यानी मंथली इनको क्या करना पड़ेगा, कुछ जमा करना पड़ेगा राशि। तो उस हिसाब से बनेगा, चाहे 55 जमा करे, 55 के बाद जितना, मतलब 55 से 200 के बीच में वो कुछ भी जमा कर सकते हैं जो उनकी इच्छा हो। अब मासिक उनको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, अंशदान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे है समान बराबर अंशदान केंद्र सरकार, अब जितना वो जमा करेंगे उतना ही राशि केंद्र सरकार देगी। मान लीजिए कोई जो यहाँ पे किसान है 200 कर रहे हैं, ठीक है, 18 से 40 एज के अंतर्गत ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि हमने ही ज्वाइन किया यहाँ पे, तो मेरी 2 हेक्टेयर तक जमीन है। ठीक है, तो लघु और के यहाँ पे सीमांत किसान के अंतर्गत मैं आती हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 साल से जमा करना शुरू किया, तो 20 साल से मैंने 200 यहाँ पे जमा करना शुरू किया बैंक में, तो 200 मैं करूंगी तो 200 गवर्नमेंट भी करेगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट भी 200 जमा करेंगे, यानी कि हर महीने मेरे अकाउंट में कितना जा रहा है, 400 जा रहा है, 200 मैं कर रही हूँ, 200 गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये है, फिर उसके बाद क्या होगा, 40 साल तक मैं करूंगी, उसके हिसाब से जितना बनेगा और उसमें कुछ जोड़ करके क्या मिलेगा हमको पूरा, जब वृद्धावस्था आएगा तो उस टाइम क्या मिलेगा हमको, पेंशन मिलेगा, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के लिए मिलेगा। तो ये पूरा है यहाँ पे। अब देखिए, पारिवारिक पेंशन किसान की मृत्यु अगर हो जाती है, मान लीजिए मैंने जमा किया, मेरी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे किसको मिलेगा, मेरे पति या पत्नी को मिलेगा, जैसे जो भी है आपने जमा किया तो आपके पति या पत्नी को मिलेगा, जो भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे है क्या, एक चीज बहुत याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 100% राशि नहीं मिलेगा। अगर जो यहाँ पे जिसने जमा किया, जो किसान, उसकी मृत्यु हो जाती है तो 50% ही उसके नॉमिनी को मिलेगा, यानी चाहे पति या पत्नी को 50% ही राशि मिलेगी। मान लीजिए अगर पूरा 1 लाख हुआ तो उसमें से 50,000 ही मिलेगा, ये चीज है यहाँ पे। अब दिव्यांगता के लिए प्रावधान क्या है, अगर जो दिव्यांग किसान है वो जमा कर रहे हैं तो 60 वर्ष की आयु तक करने से पहले, मतलब दिव्यांग हो जाता है अगर वो, तो मतलब 18 से 40 जो है वो जमा कर रहा है, उसके पहले ही वो क्या हो जाता है, 40 तक उसने जमा किया, और 60 वर्ष से पूर्व वो क्या हो जाता है, 60 वर्ष उसका हुआ नहीं तब से वो दिव्यांग हो गया किसी वजह से। तो क्या होगा यहाँ पे, तो पति या पत्नी के बाद इस योजना को जारी रखने का यहाँ पे के हकदार होंगे वो, ये चीज यहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे है, बाहर निकलने के प्रावधान भी यहाँ पे दिया गया है कि समय से पूर्व अगर निकास करना है तो क्या करना होगा यहाँ पे। तो देखिए, योजना में शामिल होने की तारीख जो है उसे 10 वर्ष के भीतर यहाँ पे बाहर निकालना, अगर है तो अंशदान से बचत बैंक खाते दर के साथ साथ अंशदान का जो हिस्सा है वो मिलेगा। शामिल होने की तिथि के 10 वर्ष के बाद, लेकिन 60 वर्ष के पहले अगर बाहर निकलने पर है तो क्या मिलेगा यहाँ पे, अंशदाता जो दे रहा है उसके बचत बैंक ब्याज दर पेंशन निधि वास्तव में अर्जित संचित निधि जो भी अधिक होगा उसके अंशदान का हिस्सा उसको क्या होगा, मिलेगा। ये पूरा था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम, फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, ठीक है। ये सारी स्कीम कब कब लॉन्च हुई है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, ये एक साथ ही पूरा मैं पढ़ा दूंगी। अब देखिए, खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम, यहाँ पे आता है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। तो ऑयल पाम मिशन यानी कि इसको यहाँ पे है आपको ऑडिबल पाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको भी याद कीजिएगा, केंद्र प्रायोजित है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और ये अवधि ये है कब तक रहेगी, तो 2025 से 26 तक ये रहेगी। पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, देश में बागवानी जो फसल है उनको बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है, ठीक है। यहाँ पे सहायता क्या होगा, यह हस्तक्षेपों और यहाँ पे उपायों के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान इसको की जाएगी। कवरेज अगर देखते हैं इसमें, तो इसमें सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को कवर किया जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्कीम देख लेते हैं, तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये भी स्कीम इंपॉर्टेंट है। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम यानी केसीसी स्कीम, इसमें अगर देखते हैं तो खेती के लिए अलग अलग यहाँ पे चरणों में किसान की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कार्यान्वयन एजेंसी अगर देखते हैं तो वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी है, यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव समितियां, ये इसके कार्यान्वयन एजेंसी हैं। ये पूछ लेता है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च हुआ था ये भी पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, आप लोग बताइएगा इसको कमेंट करके, मैं सारा एक साथ ही लेकर के आऊंगी, ठीक है। और उससे रिलेटेड पीवाईक्यू जो एग्जाम में आए हुए हैं सारा एक साथ ही पहले वो पढ़ा दूंगी आप लोगों को, और पीवाईक्यूज भी करा दूंगी, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। लाभार्थी क्या है इसमें, अगर किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लाभार्थी जो है वो है किसान क्रेडिट कार्ड में सभी टाइप के किसान आएंगे इसमें, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। और संवर्धन अगर क्षेत्र कवरेज देखें तो पशुपालन, मत्स्य पालन से जो संबंधित क्षेत्र हैं ये आएंगे इसके अंतर्गत, ये भी क्षेत्र आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फसलों की कृषि फसल कटाई के बाद व्यय के लिए जो उपलब्धि ऋण आवश्यकताओं को ये पूरा करता है, यानी फसल कटाई के बाद होता क्या है कि कुछ ऋण, कुछ पैसे मतलब व्यय खर्चे चाहिए होते होंगे, तो इसके लिए ये क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। और भी सारे हैं यहाँ पे कवरेज करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग अन्य सुविधाएं देखते हैं तो पीएम किसान के सभी लाभार्थी को केसीसी प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पे एटीएम सक्षम रूप से यहाँ पे कार्ड दिया जाएगा, सीमा के भीतर अनगिनत यहाँ पे बार अब आहरण कर सकते हैं, एक बार में संपूर्ण दस्तावेजीकरण हो जाता है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी कि यहाँ पे कैफेटेरिया स्कीम चला है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कैफेटेरिया स्कीम, ये भी स्कीम इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राज्यों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में, कृषि से संबद्ध जो क्षेत्र है और कृषि जो है उसमें सार्वजनिक जो निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, कैफेटेरिया स्कीम, ठीक है। यह क्या है? यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगर कवरेज की बात करें तो सभी राज्य और यूटीज आएंगे इसमें। इसके तहत वित्त पोषित के लिए ये सब पात्र होंगे, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों के लिए लचीलापन क्या है? राज्य अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और कृषि जलवायु आवश्यकताओं के अनुसार योजना के तहत परियोजना और कार्यक्रमों का चयन कर सकते हैं, कि मतलब किस स्टेट में कौन सा फसल ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो वो उसके अनुसार जो है अपनी क्लाइमेट के अनुसार, अपनी जलवायु के अनुसार कौन सी कृषि का फसल ज्यादा अच्छे से होता है, किस एरिया में, जनपद वाइज भी वो राज्य जो है इतना उनके पास स्वतंत्रता रहेगा कि वो इसमें डिसीजन ले सके। अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्कीम की, तो कैफेटेरिया की ये है पूरा, मृदा स्वास्थ्य उर्वरता कार्ड दिया जाएगा। अब देखिए जो कैफेटेरिया ये खुलेगा, जिसके इसमें क्या क्या आएगा? मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं उर्वरता, इससे क्या पता चलेगा किसानों को कि जो उनकी जो भूमि है, उनका जो मृदा है, उस पे वो हेल्दी है कि नहीं, किस फसल के लिए, जिस जिस फसल के लिए हेल्दी है, कौन सी फसल करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा, वो बताया जाएगा। 2 साल पे ये क्या होगा, 2 साल के लिए ये मतलब मान्य होगा, 2 साल के लिए ये पूरा इसका स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा। उस पे बताया जाएगा इनको कि इस भूमि पे ये फसल उगाइए तो अच्छा होगा, ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना। ये बहुत स्कीम दिखे, अभी वहां पे भी देख रहे थे, उसके अंतर्गत भी ये जो कार्ड योजना को भी उसके अंतर्गत रख दिया गया है, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना। किसके अंतर्गत? कैफेटेरिया जो योजना पढ़े हैं। अब ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अलग से पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये योजना किसानों को मिट्टी की बेहतर समझ, एकीकृत पोषण प्रबंधन के लिए यहाँ पे सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 2022-23 में इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कैफेटेरिया योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता घटक के रूप में शामिल कर लिया गया था। तो यही चीज है जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। ये पहले तो स्टार्ट हुई थी स्वतंत्र मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐसे योजना करके शुरुआत हुआ था। किस लिए शुरुआत हुआ था? कि किसानों को, ये तो बहुत किसानों को यही नहीं पता रहता कि उनकी मिट्टी जो है उसमें क्या कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, कि जैसे किसी भी जो पोषक तत्व है उसकी कमी है, और उस अगर पोषक तत्व की कमी है तो वहां पे जैसे मान लीजिए किसी पोषक तत्व की कमी है, तो वो फसल, उस जो फसल जिसको वो पोषक तत्व ज्यादा चाहिए होगा, वो फसल होगा नहीं अच्छा। तो क्या होता है, किसान जो है उन घाटे के सब, मतलब यहाँ पे हमेशा घाटे घाटा ही होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, उनको लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनके लिए ही मिट्टी की बेहतर समझ हो उनको, और यहाँ पे उनको पता हो कि, और वो पूरा हेल्थ कार्ड उनको प्रदान किया जाएगा कि आपकी मिट्टी में ये फसल अच्छा हो सकता है, आप इसमें इस खेत में ये बुआई कीजिए। तो ये चीज है। अब इसको 2023 में क्या किया, कैफेटेरिया योजना के अंतर्गत लाके रख दिया, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड है क्या यहाँ पे? सॉयल हेल्थ कार्ड। यह खेत के लिए प्रत्येक 3 साल में एक बार, 2 साल में नहीं है, 3 साल में है, ठीक है। 3 साल में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा। मतलब एक बार आपने यहाँ पे चेकअप करवाया, जैसे हेल्थ कार्ड क्या होता है, हम लोग भी हेल्थ कार्ड बनवाते हैं, ठीक है, तो फिर जाके चेक करवाते हैं पूरा। तो यहाँ पे क्या है कि 3 साल के में एक बार इसको हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाएगा। एक भूमि के लिए, एक जैसे ये खेत है, आपने 3 साल किया, फिर 3 साल बाद फिर आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। कई 12 मापदंड है, उसके आधार पे मृदा की स्थिति को यहाँ पे व्यक्त किया जाता है। तो कितने मापदंड है? तो वो है 12। अब ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड था, ये कब शुरू किया गया था? तो बजट ईयर याद कीजिए, तो 2014-15 में ये स्टार्ट किया गया था। ऐसे ही अगर पूछेगा 2015 में स्टार्ट किया गया था, बजट ईयर अगर पूछता है तो 2014-15, ठीक है। तो ये चीज याद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे है कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए 12 मानदंड है, उसमें क्या क्या रहना चाहिए। तो अगर हम लोग देखते तो एक यहाँ पे 3 प्रमुख, यानी कि जो मैक्रो, मैक्रो क्या होता है देखिए, एक माइक्रो एक मैक्रो इकोनॉमी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए मैक्रो पोषक तत्व में देखें तो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये रहना चाहिए। सूक्ष्म यानी कि यहाँ पे माइक्रो अगर देखें तो यहाँ पे क्या, जिंक होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, कॉपर, मैग्नीज और बोरान होना चाहिए। गॉड का अगर देखते हैं सेकेंडरी का, तो सल्फर होना चाहिए। 3 भौतिक मापदंड के देखते हैं तो पीएच मापते हैं। पीएच मापने का उद्देश्य क्या है उसके पीछे का, कि आपकी भूमि क्या है, क्षारीय है ज्यादा क्या, कि अम्लीय है, ठीक है। तो ऐसा ये इसके लिए नापा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा है 12 मापदंड, जिससे बताया जाता है कि आपका जो यहाँ पे सॉइल है वो हेल्दी है कि नहीं है, किस किस चीज की कमी है, उसको यहाँ पे डाल करके उस कमी को पूरा किया जा सकता है।
नेक्स्ट यहाँ पे आता है सुर्खियों में रही जो अन्य योजनाएं, उसको देख लेते हैं। मिसलेनियस कुछ स्कीम है, जैसे ई नैम स्कीम। यहाँ पे ई नाम ई आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ई नाम, यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, तो ई नाम स्कीम जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसके बारे में देखते हैं। ये एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह कृषि जिसों के लिए जैसों के लिए यहाँ पे क्या है, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार है। एकीकृत राष्ट्रीय बाजार कहने का मतलब कि एक पोर्टल बनाया जाएगा। एक पोर्टल पे जो है, ये एक ही पोर्टल पे यहाँ पे खरीद, मतलब सारे किसान जो है, एक तरह से मंडी की तरह होता है ना, जैसे मंडी नहीं लगता जब हम लोग जाते हैं सब्जी मंडी, जाते हैं सब्जी वब्जी लेने जाते हैं, तो क्या होता है वहां पे एक जगह सब कुछ मिल जाता है, सारी सब्जियां लगी रहती हैं, फल लगे रहते हैं, सब हम लोग जाते हैं अपना उठा के ले आते हैं। ऐसे ही ये क्या होता है, ये इसका ऑफलाइन है, ये इसका ऑनलाइन वर्जन बना दिया है। यहाँ पे क्या है, सारे एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसपे सारे किसान अपने जो इनका रहेगा पूरा फूड, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस पोर्टल पे ला करके रख देंगे। अब यहीं से जिनको खरीदना है वो खरीदेंगे। ई नैम पोर्टल का मतलब ये हुआ, तो एकीकृत बाजार कहने का मतलब यही है। ठीक है, अब यहाँ पे मंडियों का एक क्या है, ये एक नेटवर्क है जहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे एक जगह ला करके रख दिया गया है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, ये याद रखिएगा, यानी कि ये क्या है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। अगर यहाँ पे वित्त पोषण का स्रोत अगर देखें तो कौन इसको वित्त पोषित कर रहा है, फाइनेंस कौन दे रहा है, तो एग्री जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एआईटीएफ है, ये इसको फंड प्रोवाइड किया है। नोडल कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो यहाँ पे आएगा आपका लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर यहाँ पे कॉर्पोरेशन आएगा। ई नैम आएगा, ई नैम की ये क्रियान्वयन एजेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बताइए ई नैम की। एग्रीकल्चर यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की, तो ये क्या है, एसएफएसी है। ठीक है, ये याद कीजिएगा। प्लेटफॉर्म यहाँ पे देखिए, प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, पीओपी क्या है, तो यहाँ पे अलग अलग सेवा प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म में एकीकरण, मतलब अलग अलग जो टाइप के लोग यहाँ पे एक ही पोर्टल पे आकर के सबको रखा जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर एकीकरण यानी इंफ्रोग्राफिक्स यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। पीओपी का जो डैशबोर्ड है। ठीक है, तो किसानों को अपने राज्य की सीमाओं के बाहर उपज भेजने की सुविधा प्रदान की गई है। जैसे क्या हुआ, इससे क्या होगा, किसानों को फायदा क्या होगा, उनको अच्छे दाम मिलेंगे ना। कभी कभी क्या होता है, किसान बाहर नहीं जा पाते तो उनको मजबूरी में क्या होता है, कम दाम पे ही राज्य के अंदर ही बेचना पड़ता है। अब यहाँ पे राज्य के बाहर बेचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनको अच्छे उपज के जो दाम मिलेंगे वो मिलेंगे। और ई नैम यहाँ पे अगर NWR देखे, यहाँ पे नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के माध्यम से ये व्यापार में सुगम इसको बनाता है। अब पीओपी डैशबोर्ड क्या है, तो देखिए यहाँ पे है, व्यापार है, परख है, परिवहन है, भंडारण है, वित्तीय प्रौद्योगिकी है, कृषि सलाहकार है। अगर यहाँ बाजार की जानकारी, संस्थागत खरीद है, और यहाँ पे छटाई और श्रेणी का निर्धारण, कृषि इनपुट है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे है, इसके अंतर्गत आएगा, पीओपी इसके अंतर्गत। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखते हैं तो ये आता है कृषि विपणन योजना के लिए, यहाँ पे एकीकृत योजना आता है। तो यहाँ पे एक मार्केट आता है, एक मार्केट यानी कि देखिए पोर्टल, यहाँ पे एक मार्केट इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यहाँ पे स्कीम। तो ये पोर्टल क्या करता है, ये क्या है, ये एक तरह से ये जो है आपका सेंटर सेक्टर स्कीम है। बागवानी और यहाँ पे समृद्ध क्षेत्रों में के लिए सहित कृषि क्षेत्र के विपणन योग्य जो अधिशेष है उसके प्रभावी के लिए, यहाँ पे कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक तरह से इसको स्टार्ट किया गया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक मतलब जो बुनियादी ढांचा है उसके डेवलपमेंट के लिए ये क्या क्या है, एक सिंगल पोर्टल है, सिंगल विंडो है, जो कि आपको कृषि विपणन संबंधी जो जानकारी है वो सब यहीं पे मिलेगी। अब ये जो है G2C चलता है। ठीक है, गवर्नमेंट तो यहाँ पे है, सरकार से नागरिक के उसमें चलता है, ये G2C है। ये क्या है, ये ई गवर्नेंस पोर्टल है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन आता है। ये क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उद्योग यहाँ पे उद्देश्य क्या, प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से विस्तार प्रणाली को किसान आधारित और किसान के प्रति जवाबदेह बनाना इसका है। देखिए ये याद कर लीजिएगा, ई नैम पोर्टल ये आ भी चुका है बहुत बार एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। कब स्टार्ट किया गया ये भी याद कीजिएगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये चला है पीएम आशा। ये शॉर्टकट में कभी कभी यूपी पीसीएस वाले पीएम आशा आपसे पूछ लेंगे कि पीएम आशा किससे रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ दे देंगे आपको, मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन दे देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसे करके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो आपको बताना होगा तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो किसानों के लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य क्या है, पीएम आशा का, पीएम आशा का उद्देश्य है किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना, घाटे में उनको ना बेचना पड़े। ठीक है, इस योजना के 3 मुख्य घटक हैं। क्या घटक हैं, ये 3 घटक जो है देखेंगे अभी हम लोग, यहाँ पे है ना, ये देखिए 3 मुख्य घटक है। मूल्य समर्थन योजना,
पीएसएस योजना है, और यहाँ पे मूल्य अंतर्भुगतान योजना है, और यहाँ पे मूल्य अंतर्भुगतान योजना ये चलेगा। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पास पूरे राज्य के लिए खरीफ सीजन में मूल्य समर्थन योजना यानी कि पीएसएस, मूल्य अंतर्भुगतान योजना पीडीएस, यहाँ पे पीडीपीएस होता है, और यहाँ पे विशेष रूप से यह सूचित जैसे तिलहन की फसल के संबंध में ये लागू कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे है पीएम आशा, किससे संबंधित है? किसानों को लाभकारी योजना उपलब्ध कराना इससे संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखते हैं तो जलवायु यहाँ पे समुत्थानशील कृषि एवं पर राष्ट्रीय नवाचार ये आता है, यानी कि नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिजाइलियंस एग्रीकल्चर, NICRA आता है। तो ये क्या है? ये भारतीय कृषि अनुसंधान, ये किसकी है? तो ये ICAR के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है, और इसका उद्देश्य जो है रणनीतिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु संबंधी यहाँ पे सुभाद्यता यानी कि आसान करना, इसको कृषि को यहाँ पे लोकशील बनाना, ये चीज यहाँ पे है। मतलब बेसिकली यहाँ पे कृषि को क्या बनाना? और ज्यादा सरल बनाना, इजी बनाना। इसके लिए 4 घटक अगर देखते हैं तो यहाँ पे अनुसंधान है, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण, प्रायोजित यहाँ पे अनुदान आएगा। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको डबल स्टार कर लीजिए। यह कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक क्या है? एक अभिन्न अंग है। उद्देश्य क्या है? कृषि एवं जो समृद्ध उद्यम है उसमें स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल्स का आकलन करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये चीज याद कीजिएगा। और यहाँ पे आता है वित्त पोषण, अगर बात करते हैं तो केंद्र सरकार 100% वित्त पोषित करती है, तो यानी कि ये क्या है? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग देखिएगा तो कमेंट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे केवीएस के लिए स्वीकृति देखते हैं तो कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान संबंधी सरकारी विभाग ये आएगा इसके अंतर्गत। तो कृषि विज्ञान केंद्र याद कीजिएगा, ये किसका एक अभिन्न अंग है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का क्या है? एक अभिन्न अंग है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना आता है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है जो, तो ये क्या है? फार्मर फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर फर्स्ट ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद करेंगे ना, तभी आप एग्जाम में कर लेंगे। खेत नवाचार संसाधन जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे फार्मर फर्स्ट का मतलब है फार्म इनोवेशन रिसोर्सेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने इसको शुरू किया है, प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए किसान वैज्ञानिक इंफ्रा यहाँ पे इंटरफेस को बढ़ाना, इसके लिए शुरू किया गया। एग्री उड़ान ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये भारतीय कृषि, ये भी ICAR का ही है। ठीक है, तो ये इसका ही है स्कीम। उद्देश्य क्या है? यहाँ पे जो है कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत जो सख्त निगरानी है, उद्योग नेटवर्किंग है। ठीक है, निवेशक को आकर्षित करना, कृषि के क्षेत्र में खाद्य एवं कृषि व्यवसाय को बढ़ाना, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना, जो खाद्य एवं कृषि से रिलेटेड स्टार्टअप है उनको आगे बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है कृषि उड़ान का। मेरा गांव मेरा गौरव ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य के माध्यम से लैब टू लैंड, यानी कि जो लैब में कृषि वैज्ञानिक जो लैब में क्या करते हैं, यहाँ पे सैंपल को वो टेस्ट करते हैं कि ये क्या इससे मतलब अगर लैब ये जो सक्सेसफुल हो जाता है तो ये क्या, इसका उद्देश्य है कि लैब में टेस्ट किया ये सफल हुआ, इसको लैंड प्रक्रिया में तेजी लाना, यानी कि लैंड द लैब, देखिए लैब से लैंड तक लाना, यानी कि लैब में सफल हो गया तो उसको क्या लीजिए, उसको पूरा जमीन पे उतारिए, यानी कि आम किसानों को बताइए उसके बारे में कि ये फसल बोई है तो आपको प्रॉफिट होगा ज्यादा, और आपकी जो जमीन है वो खराब नहीं होगी, और सारे ऐसे बेनिफिट्स उनको बताना। ठीक है, और ये किसका? मेरा गांव मेरा गौरव जो है ये किसके अंतर्गत? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने यहाँ पे 15 गांव की पहचान की है। तो 15 गांव की जो पहचान की है, इसमें किसानों के साथ साथ वैज्ञानिकों के सीधे संपर्क को बढ़ाना है, यानी क्या है कि किस वैज्ञानिक और किसान, वैज्ञानिक किसानों को बताएं कि ये फसल आप लगाइए, पूरा उनको नॉलेज दें, क्योंकि जो फसल नहीं कम होता है या दिक्कत होता है हानि होता है उनको, वो नॉलेज की कमी की वजह से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है 15 गांवों की पहचान की गई है स्टार्टिंग में। फिर एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आता है, यानी कि यहाँ पे AMIF आता है। ये क्या है? ये 2,000 करोड़ रुपए की जो प्रारंभिक कोष के साथ इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? 22,000 ग्रामीण कृषि बाजार जो है यहाँ पे ग्राम, और यहाँ पे 585 कृषि उपज बाजार समितियां, उसको क्या करना? कृषि विपणन अवसंरचना का विकास करना और इसको उन्नयन करना, इसका उद्देश्य है। नाबार्ड इसके अंतर्गत, नाबार्ड जो है देखिए किसानों को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से उपभोक्ता और थोक खरीद के को सीधे बिक्री करने की सुविधा प्रदान करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है यहाँ पे कृषि संवाद।
ई कृषि संवाद है। तो ई कृषि संवाद क्या है, यहाँ पे ये भी हो गया, तो ये पोर्टल बनाया जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक होगा, ठीक है। तो ये डिजिटल में आ जाता है ई अगर लगता है तो ये क्या है, ऑनलाइन इंटरफेस है, ठीक है। इसके माध्यम से किसान और अन्य हितधारक सीधे जो है वो आईसीएआर से संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए ई कृषि संवाद क्या है, जो किसान है, छोटे किसान है, जो हर जहाँ पे भी जो किसान है और अन्य हितधारक है, जो कि आईसीएआर से क्या हो सकते हैं, सीधे जुड़ सकते हैं और अपने जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं और जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रोगग्रस्त जो फसल है, जानवरों या मछलियों की तस्वीरें आप यहाँ पे अपलोड करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए उनका कोई जानवर है, उसको कुछ ऐसा रोग हो गया, तो उसका पूरा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोटो अपलोड करके भी वो पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी क्या है, ई रकम इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, ई रकम, यानी कि ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई रकम किससे संबंधित है, आपको यही दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो है क्या ये ई रकम, तो यहाँ पे देखते हैं एमएससीसी लिमिटेड और सेंट्रल यहाँ पे रेल साइट वेयर हाउसिंग कंपनी की ओर से एक संयुक्त पहल है। इसमें क्या है, इस्पात मंत्रालय के जो प्रशासनिक नियंत्रण के तहत इसको मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयूज इसमें आएंगे। उद्देश्य क्या है, ये किसानों को उपज या उचित मूल्य दिलाने के लिए ये एक क्या है, नीलामी का मंच है। ये मोटा मोटा याद कीजिए कि ई रकम क्या है, ई रकम का मतलब ही क्या है, रकम का मतलब है रुपया, ये ज्यादा जहां मिलेगा वहां, तो नीलामी के माध्यम से ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे उद्देश्य है किसानों को उपज का जो उचित मूल्य दिलाने के लिए यहाँ पे नीलामी का मंच चूज किया गया है, ये है ई रकम पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो ई नीलामी के तहत जिस किसान का जो भी मतलब इनको मिलेगा पैसा, जो मिलेगा, जो रुपया मिलेगा, वो सीधे उनके क्या हो जाएगा, बैंक खाते में चला जाएगा, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेघदूत ऐप। मेघदूत ऐप ये किससे रिलेटेड है, ये भी याद कीजिए। तो देखिए ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से कृषि मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। किसके सहयोग से लॉन्च किया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया है। इसमें निम्नलिखित संस्थानों को विकसित किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग है, भारतीय उच्च अगर देखें देशीय मौसम विज्ञान संस्थान आएंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि आईसीएआर भी इसके अंतर्गत आएगा मेघदूत ऐप के तहत। उद्देश्य क्या है, ये किसानों को स्थानीय भाषाओं में अवस्थिति, यहाँ पे फसल और यहाँ पे पशुधन विशिष्ट मौसम आधारित कृषि सलाह पर ये प्रदान करता है, कृषि सलाह मेघदूत ऐप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वहां पे जो स्थानीय भाषा में बताया जाएगा, जो किसान है, जो जहाँ के लोकल लैंग्वेज, जिस राज्य या जिस जनपद में रहेंगे, उनको फसल के बारे में, पशुधन के बारे में और विशिष्ट जो मौसम आधारित जो कृषि सलाह है वो दिया जाएगा इनको यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नयन कृषि शिक्षा योजना, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो उन्नयन उन्नत है, सॉरी, यहाँ पे उन्नत कृषि शिक्षा यहाँ पे योजना, इसका मतलब है शिक्षा, देखिए यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या है, पर्यावरणीय जीविका और मृदा स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती, ठीक है। ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर होता है, खेती होता है, प्राकृतिक जो होता है, नेचुरल जो खेती होता है यहाँ पे, और गाय आधारित जो अगर अर्थव्यवस्था करना, पशुपालन एक तरह से, ठीक है। अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन को यहाँ पे क्या करना, विकसित करना, उनको उसके बारे में जानकारी देना, ठीक है। शिक्षा का मतलब है उनको पूरा उसके बारे में जागरूक करना, जानकारी देना, ये इसका उद्देश्य है। अब देखिए ये पूरा एग्रीकल्चर से था, पूरा हम लोगों ने एग्रीकल्चर खत्म कर लिया, ठीक है। मात्र 26 पेज में था पूरा एग्रीकल्चर, वो पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। एग्रीकल्चर से जितने रिलेटेड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम थे पूरा हम लोगों ने देख लिया। अब आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, अगर राष्ट्रीय देखिए नेशनल दूसरा जो चैप्टर आएगा वो आएगा आपका आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत जो आएगा स्कीम, वो पूरा हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक मिनिस्ट्री को हम लोग पढ़ते चलेंगे, जो है 10 से 12 मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 10 से 12 वो कौन सी मिनिस्ट्री है, वही हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो बचेगा अगर समय हम लोग के पास, तो और भी मिनिस्ट्री पढ़ लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगा मिनिस्ट्री का, वो हम लोग पूरा पहले देखेंगे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पहले उसको पढ़ा दिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष देखेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट आएगा वो देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई सजेशन देना होगा तो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये क्लास जो है अभी रिकॉर्डेड मैंने डाला है, मतलब डाल रही हूँ। अब ये कितने बजे आप लोगों को लाइव चाहिए ये बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं रात में अगर पढ़ा दूं कि दिन में पढ़ाऊं, दोपहर में या तो सुबह में, आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।